औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 और उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसके अंदर जो चीज़ या जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है लोकेशन का। तो लोकेशन के अंदर क्योंकि हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 जो है वो सेल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी सेल। अच्छा जी सेल। अब सेल हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। 2 तरह के सेल हमारे पास मौजूद होते हैं। उनमें सबसे पहले जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। और दूसरी जो टाइप है वो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या चीज़ होती है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या चीज़ होती है। बेसिकली ये यूकैरियोटिक 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, यू और कैरियन। यू मतलब ट्रू और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, वाजिया न्यूक्लियस, सुच्चा न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोट, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोट मीन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं कि इसके अंदर न्यूक्लियस ना हो। तो स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर, उनके न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेल्प पाई जाती है। तो उस न्यूक्लियर इन्वेल्प की वजह से इनका जो न्यूक्लियस है वो कलेक्टिव फॉर्म में रहता है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द कोई न्यूक्लियर इन्वेल्प नहीं पाई जाती, जिस वजह से उनका जो न्यूक्लियस है वो सबमर्ज्ड फॉर्म में रहता है, डिस्प्रेस रहता है, फैला हुआ रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इस वजह से वो वाजिया नहीं होता। तो इसी बेस के ऊपर साइंटिस्ट ने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के सेल के अंदर ये डिफरेंस पैदा किया। उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल देखें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास फर्दर 2 तरह के जो ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉल करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ हम देखेंगे वो है प्लांट सेल। प्लांट का सेल, प्लांट सेल भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सेल होगा वो होगा जी एनिमल सेल। एनिमल सेल। अच्छा जी, अब हमने क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं लोकेशन को किस चीज़ की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वो सेकंड नंबर पे पाई जाती है, सेकंड लेयर होती है। ठीक है जी। और अगर हम एनिमल की बात करें तो इसके अंदर ये फर्स्ट लेयर होती है जनाब। प्लांट सेल के अंदर ये सेकंड लेयर मौजूद होती है, बिलो दी सेल वाल। पहले सेल वाल होगी और सेल वाल के नीचे पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन। जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर ये वेरी फर्स्ट लेयर, पहले नंबर पे जो लेयर पाई जाएगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। तो अभी तक हमने जस्ट लोकेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो क्या है फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर के अंदर हम तकरीबन 4-5 बातें कहेंगे। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है जनाब, यानी कि ये थिन है, पतली है, इतनी कोई थिक या मोटी लेयर नहीं, बिल्कुल पतली और बारीक सी लेयर होती है। दूसरे नंबर पे हम बात कहेंगे कि ये क्या है जनाब, इलास्टिक है। ये इलास्टिक है, लचकदार है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ये जी डेलिकेट है। ये क्या है जी, डेलिकेट, नर्मो नाजुक है। और नेक्स्ट फोर्थ वन हमारे पास ये लिविंग है जनाब, ये लिविंग है। और फिफ्थ वन हम बात ये बोलेंगे कि ये सेल्फ रेप्लिकेटेबल है।
ये सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी रखती है। अगर सेल मेम्ब्रेन कहीं से टूटती है, डैमेज होती है, तो ये अपने आप को दोबारा रीजनरेट करने की एबिलिटी रखती है। तो स्टूडेंट अभी हमने सिर्फ 2 पॉइंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने लोकेशन को देखा है, उसके बाद हमने फिजिकल नेचर को देखा है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी केमिकल नेचर की तरफ। तो खालिक़ कायनात, मालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ के साथ मिलाकर तख्लीक फरमाया है। तो अब अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन भी डेफिनेटली किसी न किसी चीज़ के साथ मिलकर जो है वो मार्ज़ वजूद में आई होगी। तो इसके अंदर जो मेन सोर्स है वो होता है जी जनाब कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। अब अगला हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। तो कॉन्जुगेट ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो दो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। अच्छा, अब अगला मसला ये कि कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल तो है, अब ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है कौन सा? तो लिख लें स्टूडेंट, नोट कर लें, ये हमारे पास लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है जनाब। कॉन्जुगेट की जो टाइप है वो कौन सी है? लिपोप्रोटीन। यानी कि लिपोप्रोटीन्स के मिलने से सेल मेम्ब्रेन जो है वो मार्ज़ वजूद में आती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फर्दर डिटेल के साथ कि कौन कौन से कंपाउंड कितने कितने परसेंट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अक्सर औकात पेपर में पूछा जाता है ये शॉर्ट क्वेश्चन के राइट डाउन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले इसके अंदर जो ज़्यादा मिकदार में चीज़ पाई जाती है स्टूडेंट वो होती है प्रोटीन। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो होते हैं लिपिड्स। और तीसरे नंबर पे बहुत थोड़ी मिकदार में, बहुत थोड़ी मात्रा में इसमें जो चीज़ पाई जाती है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो लेट्स गेट, हम नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन भी देख लेते हैं कि ये कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन मेरा बेटा इसके अंदर 60 से लेकर 80% तक प्रोटीन प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड जो होते हैं वो इनके अंदर 20 से लेकर 40% तक लिपिड्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 2 से लेकर 10% तक पाए जाते हैं, यानी 2 to 10% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने लोकेशन देखी है, उसके बाद हमने फिजिकल नेचर देखी है, और एंड पे हमने केमिकल नेचर देखी है। तो अभी स्ट्रक्चर देखने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, अभी 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना 4th पॉइंट, जो कि है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को लेकर के 2 ग्रुप्स हैं साइंटिस्ट के, जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को 2 कैटेगरीज के अंदर या 2 मॉडल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हम वो देखते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है जी सैंडविच मॉडल। ओके जी, सैंडविच मॉडल, इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो दूसरी तरफ हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, 2 तरह के मॉडल जो हैं वो साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब्स किए। तो अगर हम बात करें सैंडविच मॉडल की, तो सैंडविच मॉडल के अंदर जो साइंटिस्ट का मानना है कि इनके अंदर क्या होता है, 2 यूनिट ऑफ प्रोटीन, 2 यूनिट होते हैं प्रोटीन के।
और दूसरे नंबर पे क्या चीज़ होती है जी हमारे पास, बाय लेयर ऑफ लिपिड। दूसरे नंबर पे हमारे पास बाय लेयर ऑफ लिपिड। अच्छा, अब 2 यूनिट ऑफ प्रोटीन्स बाय लेयर ऑफ लिपिड के दरमियान क्या होते हैं जनाब, ये सैंडविच्ड फॉर्म में होते हैं। सैंडविच्ड फॉर्म में होते हैं, सैंडविच्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम उनकी डायग्राम ड्रा करने की यहाँ पे ट्राई करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 यूनिट ऑफ प्रोटीन आ जाएंगे और इनके दरमियान कुछ इस तरीके से हमारे पास बाय लेयर ऑफ लिपिड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे इस तरीके से। ये लें, ये हमारे पास बाय लेयर ऑफ लिपिड आ गए और ये हमारे पास प्रोटीन के यूनिट आ गए। अच्छा जी, अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमारे पास वही अगेन क्या होंगे, 2 प्रोटीन्स नहीं होंगे, यहाँ पे मैनी प्रोटीन्स, बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी और अगेन हमारे पास बाय लेयर ऑफ लिपिड होगी। बाय लेयर ऑफ लिपिड होगी। अच्छा, अब ये जो बाय लेयर ऑफ लिपिड है ये इसके अंदर सैंडविच्ड फॉर्म में नहीं होगी स्टूडेंट्स, बल्कि क्या होगा, एम्बेडेड फॉर्म में पाई जाएगी। ये इसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में पाई जाएगी, धंसी हुई फॉर्म में पाई जाएगी। अगर हम सॉरी, अगर हम इसकी डायग्राम ड्रा करें तो वो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगी, उसका फ्रंटल व्यू। ये हम बाय लेयर ऑफ जो लिपिड यू कैन से हम ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये इनके आगे लें जी, ये हमारे पास बाय लेयर ऑफ लिपिड आ गई और ये इस तरीके से इनके अंदर जो है वो एम्बेडेड फॉर्म में इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गई, सैंडविच अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ गया। अच्छा, अब इनके अंदर दोनों चीज़ों के अंदर जो कदरे चीज़ मुश्तरक है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। हम थोड़ा सा लिपिड के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लिपिड का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है। तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं जी एक अदद लिपिड। तो ये हमारे पास एक अदद लिपिड हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस एरिया की, ये वाला एरिया, तो इसको बोलते हैं इसका हेड, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या होगी, इसकी टेल। ये हमारे पास हेड हो गया और नीचे इसकी क्या है, टेल है। अच्छा, अगर हम इसके हेड की बात करें तो इसका हेड डियर स्टूडेंट वो होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है जी। क्या होता है जी, हाइड्रोफिलिक। अब हम देख सकते हैं कि ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक है वर्ड हाइड्रो, हाइड्रो मीन क्या, वाटर, और फिलिक मीन लविंग, मीन्स दैट इसका जो हेड होगा वो वाटर लविंग होगा, वाटर से मोहब्बत करेगा, वाटर लविंग होगा और पानी की तरफ होगा। अगर हम इसकी टेल की बात करें तो ये हमारे पास होगी हाइड्रोफोबिक, ठीक है जी। तो ये अगेन हमारे पास 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, वाटर, अगेन हमारे पास क्या चीज़, वाटर, और फोबिक मीन्स के
हेट, ये पानी से नफरत करेगी। तो मीन्स दैट इसका जो हेड है वो हमेशा पानी की तरफ होगा और इसकी टेल जो है वो हमेशा पानी से ऑपोजिट साइड पर मौजूद होगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके हेड की बात करें तो इसका जो हेड है वो फर्दर आगे दो चीज़ों के साथ मिलकर बनता है। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ग्लिसरॉल, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। उनके साथ मिलने से क्या बनेगा, इसका हेड बनेगा। और अगर हम इसकी टेल की बात करें तो टेल जो है इसकी एक टांग वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनेगी, सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनेगी। जबकि एक टांग इसकी सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनेगी, जबकि हम दूसरी टांग की बात करें तो वो अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनेगी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनेगी। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो उसके अंदर मतलब कि नो डबल बॉन्ड, और अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। तो अभी इस पोर्शन में हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आगे हम इसके फंक्शन और पैसेजवे देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड मूव करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका पैसेजवे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप बात एक माइंड में रखें, जहन में रखें कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स कि ये मुंतखब करदा चीज़ों को सेल के अंदर जाने की इजाज़त देगी। मीन्स दैट हर वो चीज़ जो सेल के लिए बेनिफिशियल है ये उसको सेल के अंदर जाने की इजाज़त देगी, और हर वो चीज़ जो सेल के लिए डेंजरस है और टॉक्सिक है, टॉक्सिक मटेरियल रखती है, उसको नुकसान पहुंचाने की एबिलिटी रखती है, तो सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं देगी। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें सेल के अंदर भेजेगी और कौन कौन सी चीज़ें उनको सेल के अंदर भेजने की इजाज़त नहीं देगी। अगर हम बात करें सबसे पहले, अभी हमने फिज़िकल नेचर के अंदर आपको याद होगा पहले नंबर पे हमने एक बात लिखी थी, भला क्या, जी हाँ बिल्कुल, ये थिन है। तो थिन मीन्स के ये पतली सी लेयर है। अब पतली लेयर से कोई लार्ज मालिक्यूल नहीं गुजर सकता। सेम लाइक इसी तरीके आपके घर का दरवाज़ा, उसके अंदर से हम एक लार्ज साइज़ का हाथी गुजारना चाहें तो वो डेफिनेटली नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा छोटा है और हाथी बड़ा है। तो इसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन है, तो इसके अंदर से लार्ज मालिक्यूल जो होंगे वो मॉलिक्यूल कांट पास, ठीक है जी, उसके अंदर से लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो कभी गुजर नहीं सकते। अच्छा, अब लार्ज मॉलिक्यूल कौन से हैं, अगला जैसे हमने ये बात लिखी कि इसमें से लार्ज मॉलिक्यूल नहीं गुजर सकते, तो लार्ज मॉलिक्यूल एक क्वेश्चन ज़हन में रेज होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल कौन से। तो नोट कर लें स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहले तो प्रोटीन, दूसरे नंबर पे इसके अंदर आएंगे जनाब लिपिड्स, तीसरे नंबर पे आएगा हमारे पास डीएनए और आरएनए टाइप, ये इसके अंदर से गुजर नहीं सकते। ओके, अच्छा अब गुजरेंगे कौन से, तो वो हमारे पास कौन से होंगे जनाब, स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल। अच्छा, अब स्मॉल मॉलिक्यूल कौन से होंगे, उनके अंदर नोट कर लें आप, H2O पानी हो सकता है, उसके अलावा गैस हो सकती है, और कुछ साल्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं, वो इजीली इसके अंदर से गुजर जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा आगे हम बात करते हैं जनाब आयंस, कैन नॉट पास। अगर हम आयन की बात करें तो आयंस भी
सेल मेम्ब्रेन के अंदर से नहीं पास आउट हो सकते, नहीं गुजर सकते, क्योंकि आयंस के ऊपर, आयंस होते क्या है, ऐसी अपना केमिस्ट्री के अंदर आयन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि द स्पीशी हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, के कोई भी स्पीशी जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आयन। तो आयन जब गुजरते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोटीन से मिलकर बनी है, लिपिड से मिलकर बनी है, तो उनके ऊपर भी डेफिनेटली स्पेसिफिक चार्ज होंगे। तो वो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना कर दें, इसके स्ट्रक्चर को तबाह ना कर दें, तो इस वजह से आयंस जो हैं वो भी इसके अंदर से पास आउट नहीं हो सकते। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल और आयंस ये इसके अंदर से पास हो सकते हैं। अब वो कंडीशन कौन सी है, ये नोट फरमा लें कि जब ये चीज़ें क्या होंगी, वाटर डाइजॉल्व होंगी, then they can pass, then they can pass, तब क्या होगा, ये चीज़ें उसके अंदर से गुजर सकेंगी। तो अभी हमने डिस्कस किया है इसका पासेज वे। अब एंड पे हम देखेंगे इसके फंक्शंस कि ये क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या करती है जनाब, गिव शेप टू द शेल, कि ये सेल को क्या देगी, स्पेसिफिक टाइप की शेप प्रोवाइड करेगी, उसका एक डेफिनेट शेप मेंटेन करने के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है वो रोल प्ले करेगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये क्या करेगी, गिव सपोर्ट टू सेल, ये क्या करेगी, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। नंबर 3 अगर हम बात करें तो ये क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, किसको, ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक होगा जी, सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही है या सेल से बाहर कोई चीज़ जा रही है तो उसको कंट्रोल करेगी। अब यहाँ पे हमारी बुक के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप डिस्कस किया और अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी बोर्ड के अंदर पूछी जाती है, और वो क्या है जी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, ठीक है जी, एंडोसाइटोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफाइन द एंडोसाइटोसिस या व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। तो लिख लें, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल इज नाउन एज एंडोसाइटोसिस। तो आगे इसकी फर्दर दो तरह की चीज़ें, क्योंकि सेल के अंदर दो तरह की सब्सटेंस मूव कर सकते हैं, ठीक है जी, दो तरह के सब्सटेंस, या तो लिक्विड मूव करेगा या सॉलिड मूव करेगा। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। और अगर कोई सॉलिड चीज मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमने तीन चीज़ें डिस्कस कर ली। हमने कहा कि ये शेप को मेंटेन करेगी, ये सपोर्ट करेगी सेल को, कंट्रोल करेगी ट्रांसपोर्टेशन को, और नेक्स्ट हम कहेंगे कि ये कंट्रोल करेगी किसको, ऑस्मोसिस को। ठीक है जी, तो इतने से फंक्शन आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ये पॉइंट भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हाँ जी, अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका रिप्लाई आपको करूँगा। तो आज हमने डिस्कस किया है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।